राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्राधिकारीकरण के विषय में पढ़ा था। आज का विषय है दावे और उनका निर्धारण, क्लेम्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। यदि मजदूरी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, जैसे निर्धारित न्यूनतम दर से कम मजदूरी का अगर किसी श्रमिक को भुगतान किया जाता है, तो उस मामले का निर्धारण कौन करेगा या वह मामला कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा के संबंध में पढ़ेंगे। मजदूरी के संबंध में उत्पन्न होने वाले दावों को सुनने एवं निर्णय प्रदान करने के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 20 व 21 में प्रावधान किए गए हैं। यदि मजदूरी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसके संबंध में प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 20 व 21 में किए गए हैं। धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत समुचित सरकार को ये पावर दी गई है कि वह मजदूरी से उत्पन्न होने विवादों की सुनवाई के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी। तो धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत समुचित सरकार को ये पावर दी गई है कि यदि कोई मजदूरी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसके संबंध में प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। प्राधिकारी अगर कोई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का अगर नियोजक भुगतान कर रहा है, तो उस संबंध में दावे को सुनने का अधिकार किसको होगा? प्राधिकारी को होगा। तो न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का यदि भुगतान किया जाता है, तो उसकी सुनवाई का अधिकार प्राधिकारी को होगा। और प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? समुचित सरकार। तो धारा 20 की उपधारा 1 के अनुसार समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रसारित करके निर्धारित न्यूनतम दर से कम मजदूरी का भुगतान करने संबंधित या साप्ताहिक अवकाश के दिन की मजदूरी या उसी दिन के कार्य करने पर देय मजदूरी या अधिसमय दर की मजदूरी के संबंध में कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। तो समुचित सरकार धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत अगर मजदूरी के संबंध में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, उसकी सुनवाई के लिए वह प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। अब प्राधिकारी किस व्यक्ति को नियुक्त करेगी? तो नंबर 1, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के दिन नियुक्त आयुक्त को। तो समुचित सरकार कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के दिन नियुक्त आयुक्त को वह प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। नंबर 2, केंद्र सरकार का कोई अधिकारी जो उस क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त का कार्यभार निर्वाह कर रहा हो। दूसरा किसको कर सकती है? केंद्र सरकार का कोई अधिकारी जो उस क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त का कार्यभार निर्वाह कर रहा है। राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी जो श्रम आयुक्त के स्तर के नीचे का न हो, या राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकारी को नियुक्त कर सकती है जो श्रम आयुक्त के स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। चौथा, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश का अनुभव रखने वाला न्यायाधीश। तो सरकार जो दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश का कोई व्यक्ति अनुभव रखता है, तो उसको भी प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। कोई स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सरकार कोई स्टाइपेंडरी जो मजिस्ट्रेट है, उसको भी प्राधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत अगर कोई नियोजक न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का अगर भुगतान करता है, और उस संबंध में श्रमिक जो दावा किस जगह प्रस्तुत करेगा, तो वह श्रमिक प्राधिकारी जो धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत समुचित सरकार जो प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, उस प्राधिकारी के समक्ष वह दावा संसित कर सकता है। अब आती है भाई, प्राधिकारी के समक्ष कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है। तो इस संबंध में अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 3 के दिन ये प्रावधान किया गया है कि निम्न व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है या दावा प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 1, स्वयं कर्मचारी, अगर कर्मचारी भी स्वयं भी कर सकता है, या कोई विधि व्यवसाय जो लिखित रूप से उसकी ओर से काम करने के लिए अधिकृत हो, या तो कर्मचारी स्वयं दावा पेश कर सकता है, या यदि कर्मचारी ने कोई एडवोकेट नियुक्त कर दिया अपनी ओर से, तो वह एडवोकेट भी दावा प्रस्तुत कर सकता है।
नंबर 3, किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ का पदाधिकारी। अगर व्यवसाय संघ पंजीकृत है तो उसका कोई भी पदाधिकारी भी दावा प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 4, कोई निरीक्षक भी दावा पेश कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि उस प्राधिकारी की अनुज्ञा से कार्य कर रहा हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी दावा प्रस्तुत कर सकता है जो उस प्राधिकारी के अनुज्ञा से कार्य कर रहा हो। तो समुचित प्राधिकारी के समक्ष कौन आवेदन कर सकता है? स्वयं कर्मचारी कर सकता है। यदि कर्मचारी ने किसी एडवोकेट की नियुक्ति कर दी है तो वह एडवोकेट भी दावा प्रस्तुत कर सकता है। अगर व्यवसाय संघ पंजीकृत है तो पंजीकृत व्यवसाय संघ का कोई प्राधिकारी भी दावा प्रस्तुत कर सकता है या आवेदन कर सकता है। कोई निरीक्षक भी कर सकता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो कि उस प्राधिकारी की अनुज्ञा से कार्य कर रहा हो वह प्राधिकारी के समक्ष आवेदन या दावा प्रस्तुत कर सकता है। अब प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश कर दिया, उसके पश्चात प्राधिकारी उस दावे पर क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करेगा? दावों का प्रार्थना पत्र उस तिथि से जिसको न्यूनतम मजदूरी या अन्य धनराशि प्राप्त हुई थी। बात यदि भाई दावों का प्रार्थना पत्र जो दावा पेश किया जाएगा या जो आवेदन पत्र पेश किया जाएगा अथॉरिटी के समक्ष, वह कब पेश किया जाएगा, इसकी लिमिटेशन भी निर्धारित की गई है। तो दावे का प्रार्थना पत्र उस तिथि से जिसको न्यूनतम मजदूरी या अन्य धनराशि प्राप्त हुई थी, जो न्यूनतम मजदूरी या अन्य धनराशि प्राप्त हुई थी, 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। तो 6 माह के अंदर जिस तारीख को न्यूनतम मजदूरी या अन्य धनराशि प्राप्त हुई थी उस तिथि से 6 माह के भीतर अथॉरिटी के समक्ष दावा पेश किया जाना चाहिए या प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिए। यदि 6 माह के पश्चात आवेदन किया जाता है या दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उसको प्राधिकारी सुनने से इनकार कर सकता है, परंतु यदि निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने या दावा प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण अगर दर्शाया जाता है तो प्राधिकारी टाइम बार्ड होने के पश्चात भी अवधि बाधित प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार कर सकता है। यदि विलंब के कारणों से संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे, परंतु विलंब के कारणों को प्राधिकारी को संतुष्ट करना पड़ेगा। इस संबंध में एक वाद महत्वपूर्ण है। सरपंच ग्राम पंचायत बनाम रामगिरी AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया कि प्राधिकारी को विलंब से छूट प्राप्त करने की शक्ति का प्रयोग सदैव अन्य न्यायिक विवेक की शक्ति के अनुसार सतर्कता और न्याय की स्वस्थ परंपरा के अनुसार करना चाहिए। पर्याप्त कारण शब्द की व्याख्या सदैव उदार रूप से की जानी चाहिए। तो न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जो पर्याप्त कारण है उस शब्द की व्याख्या सदैव उदार रूप से की जानी चाहिए, न कि कठोर रूप से। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदक ने अपनी लापरवाही या क्रियाशीलता के कारण आवेदन प्रस्तुत करने में तो विलंब नहीं किया है। तो 6 माह की अवधि के पश्चात अगर कोई दावा अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो अगर प्राधिकारी को ये दर्शित किया जाता है कि निर्धारित समय में आवेदन प्रस्तुत न करने का अगर उसको समुचित कारण दर्शित कर दिया जाता है तो प्राधिकारी समुचित कारण दर्शित करने पर उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकता है। पक्षकारों को सुनने की प्रक्रिया। अब जब प्राधिकारी के समक्ष आवेदन या दावा पेश कर दिया, वह दावा पेश करने के पश्चात प्राधिकारी उस पर क्या प्रक्रिया अपनाएगा, क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करेगा। जैसे ही दावा पेश होगा प्राधिकारी के समक्ष तो प्राधिकारी अपोजिट पार्टी को अप्रार्थी को नोटिस इशू करेगा। अप्रार्थी को मतलब नियोजक को कारण बताओ नोटिस इशू करेगा। चूँकि ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए। उसी का अनुसरण करते हुए जब प्राधिकारी समक्ष दावा प्रस्तुत किया जाएगा तो प्राधिकारी नियोजक को नोटिस इशू करेगा। यदि नियोजक निश्चित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो एक तरफा आदेश प्रसारित किया जा सकता है। यदि नोटिस में उल्लेखित तिथि को नियोजक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकारी को ये पावर है कि वह नियोजक के विरुद्ध एक तरफा आदेश पारित कर सकता है और प्रार्थी को सुन के ही मामले का निर्धारण कर सकता है। लेकिन यदि नियोजक उपस्थित होता है तो प्राधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाएगा। यदि नियोजक निर्धारित तिथि को उपस्थित हो जाता है तो प्राधिकारी दोनों पक्षों को सुनेगा। तत्पश्चात
नियोजक पर दंड संबंधित उपबंधों को तत्पश्चात नियोजक पर दंड संबंधित उपबंधों को क्षति पहुंचाए बिना निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है। यदि दावा इस प्रकृति का है कि मजदूरी न्यूनतम मजदूरी दरों से कम दी गई है तो शेष राशि और अंतर के 10 गुना दंड तक की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है। यदि दावा इस प्रकृति का है कि मजदूरी न्यूनतम मजदूरी दर से कम दी गई है, यदि श्रमिक को मजदूरी न्यूनतम मजदूरी की दर से भी कम दी गई है तो शेष राशि के अंतर के 10 गुना तक दंड की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है। नंबर 2, अन्य प्रकरण में कर्मचारी को देय राशि, अगर न्यूनतम मजदूरी के अलावा कोई अन्य प्रकरण है में कर्मचारी को देय राशि और 10 रुपये तक दंड स्वरूप हर्जा देने का निर्देश नियोजक को दिया जा सकता है। तो प्राधिकारी की समझ जैसे ही दावा पेश किया जाएगा तो प्राधिकारी नियोजक को नोटिस इशू करेगा। अगर नियोजक उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकारी एक पक्षीय कार्रवाई भी कर सकता है और अगर नियोजक उपस्थित होता है तो दोनों पक्षों को सुनकर प्राधिकारी निर्णय पारित करेगा। अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 4 के अनुसार यदि प्राधिकारी को ये जानकारी है कि आवेदन विदेशपूर्ण कारणों के अथवा परेशान करने के लिए किया गया है, यदि प्राधिकारी को इस बात की जानकारी हो जाए कि आवेदन मेलाफाइड इंटेंशन से पेश किया गया है या परेशान करने से किया गया है तो प्राधिकारी को भी पावर है कि वह आवेदक द्वारा नियोजक को 50 रुपये तक की धनराशि अदा करने का आदेश प्रसारित कर सकती है। तो आवेदक पर वह 50 रुपये तक की धनराशि अदा करने का आदेश पारित कर सकती है। धारा 20 की उपधारा 3 और 4 में जो राशि देय है उसमें अब जो राशि जो जुर्माना अधिरूपित किया गया वो कैसे वसूल किया जाएगा, इस संबंध में उपधारा 3 व 4 में प्रावधान किया गया है। तो प्रथम जो प्रावधान है, यदि वह प्राधिकारी मजिस्ट्रेट है तो वह जुर्माना दंडाधिकारी द्वारा अधिरूपित किया हुआ माना जाएगा। यदि प्राधिकारी मजिस्ट्रेट है तो वह जुर्माना दंडाधिकारी द्वारा अधिरूपित हुआ माना जाएगा। यदि वह प्राधिकारी दंडाधिकारी नहीं है तो दंडाधिकारी जिसको प्राधिकारी उक्त वसूली के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है ऐसा समझा जाएगा कि जुर्माना दंडाधिकारी द्वारा ही अधिरूपित किया गया था। अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 6 में ये उल्लिखित किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उपयुक्त सभी निर्देश अंतिम निर्देश माने जाएंगे। जो प्राधिकारी ने जो निर्देश दिए वह अंतिम निर्देश माने जाएंगे और उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी। जो आदेश प्राधिकारी ने पारित किया उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकी। इसका तात्पर्य युवा कि उक्त निर्देश के विरुद्ध कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। अब प्राधिकारी को दीवानी न्यायालय को जो शक्तियाँ होती हैं वह शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो धारा 20 की उपधारा 7 के अनुसार प्राधिकारी को निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई है। जो दीवानी न्यायालय को शक्तियाँ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो पावर्स दी गई है वही पावर्स अथॉरिटी मतलब प्राधिकारी को प्रदान की गई है, जिसमें प्राधिकारी को दीवानी संहिता 1908 के तहत क्या क्या शक्ति होगी, साक्ष्य लेने हेतु गवाहों को उपस्थिति को प्रभावी बनाने के लिए उसको समन इशू करने की पावर भी होगी, अभिलेखों को अनिवार्य पेश कराने के लिए समन जारी करने की पावर भी होगी। तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन जो सिविल न्यायाधीश को जो पावर दी गई है वह पावर भी यहाँ प्राधिकारी को दी गई है। अब प्राधिकारी के समक्ष में कर्मचारी संयुक्त रूप से भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इस संबंध में प्रावधान अधिनियम की धारा 21 में किया गया है। यदि 2 या 2 से अधिक श्रमिकों को समान प्रकृति के मामलों में 2 या 2 से अधिक श्रमिकों का अगर समान प्रकृति के मामलों में श्रमिकों द्वारा एक संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि समान प्रकृति के मामलों में श्रमिकों द्वारा एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस धारा में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राधिकारी भी भिन्न भिन्न आवेदनों को सम्मिलित कर एक साथ सुन सकता है। और ये भी इसमें उल्लेख किया गया है कि 2 या 2 से अधिक आवेदन हो तो प्राधिकारी उन सबको एक साथ सम्मिलित करके एक साथ सुनवाई भी कर सकता है। और ऐसी स्थिति में अधिकतम प्रतिकर जो धारा 20 की उपधारा 3 के अधीन अधिनियमित किया जाएगा। यथास्थिति ऐसे आधिक्य की कुल रकम के 10 गुणे या प्रति व्यक्ति 10 रुपये से अधिक नहीं होगा। तो कर्मचारी संयुक्त रूप से भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यदि समान प्रकृति के मामले हो तो।
अब प्राधिकारी कितनी शास्ति या दंडादेश दे सकता है? अधिनियम की धारा 22 में कतिपय अपराधों को निर्दिष्ट किया गया है जिसके लिए नियोजक को 6 माह तक का कारावास अथवा 500 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों आरोपित किया जा सकेंगे। तो धारा 22 के अंतर्गत नियोजक को 6 माह तक का कारावास अथवा 500 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों आरोपित किए जा सकेंगे। धारा 22 में जो प्रावधान किए गए वह निम्नानुसार है। यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम राशि का भुगतान करता है तो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यदि कोई नियोजक अधिनियम की धारा 13 के दिन जारी किए गए किसी नियम अथवा आदेश की अवहेलना करता है, यदि नियोजक किसी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम राशि का भुगतान करता है और यदि नियोजक अधिनियम की धारा 13 के दिन जारी किए गए किसी नियम अथवा आदेश की अवहेलना करता है तो अधिनियम की धारा 22 के अनुसार नियोजक को 6 माह का कारावास अथवा 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 22A में अन्य अपराधों का उपबंध प्रस्तुत किया गया है। जो धारा 22 से भिन्न कोई अगर अपराध किया जाता है तो उस संबंध में प्रावधान धारा 22 की धारा 22 का में प्रावधान किया गया है। धारा 22 में नहीं दिए गए, इसके अनुसार यदि कोई नियोजक अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करता है, जो उपबंध धारा 22 के अलावा अगर किसी अन्य उपबंध का वह नियोजक उल्लंघन करता है या अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम की अवहेलना करता है और यदि इसके लिए अधिनियम में दंड स्वरूप कोई उपबंध प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो उसे 500 रुपये तक का आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत यदि मजदूरी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुनवाई का अधिकार प्राधिकारी को होगा और प्राधिकारी की नियुक्ति समुचित सरकार करेगी। प्राधिकारी मामले को दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात मामले में आदेश पारित करेगा। थैंक यू।